everyone, myself is Divya Mahajan. Today we will discuss the next topic, stock theorem under the vector calculus. तो लास्ट हमने दो थ्योरम्स पढ़ी थी वेक्टर कैलकुलस के अंडर, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और गॉस ग्रीन थ्योरम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टोक थ्योरम के बारे में अंडर द वेक्टर कैलकुलस। तो वेक्टर स्टोक थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास क्या है, इफ़ एफ इज़ एनी कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन एंड एस इज़ द सरफेस बाउंडेड बाय द कर्व सी, कि ऐसा हमारे पास कोई भी बाउंडेड दे रखा है कर्व सी से, ठीक है। तो देन हमारे पास जो इंटीग्रेशन अंडर कर्व सी एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू द कर्ल इंटीग्रेशन ऑफ द अंडर सरफेस एस कर्ल एफ वेक्टर डॉट एन वेक्टर डी एस। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि वियर यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन जो वेक्टर जो है वो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है एट एनी पॉइंट ऑफ एस। तो ये मेन चीज़ जो है वो नोट करनी है आपने कि एन जो है हमारे पास नॉर्मल यूनिट वेक्टर आ रहा है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, और कहाँ से लेना हमने एस वेक्टर, एस सरफेस की जो सरफेस गिवन होगा वहाँ से हम क्या निकालेंगे, एन वेक्टर जो लेंगे यूनिट नॉर्मल वेक्टर वो हम एस सरफेस से लेंगे। तो इज ड्रॉन इन द सेंस इन विच द राइट हैंडेड स्क्रू would have move along the rotated in the sense of the description under the C। अंडर द कर्व C जो है वो रोटेट करेगा, तो हम जो सरफेस S से हम क्या लेंगे, एन वेक्टर जो है यूनिट नॉर्मल वेक्टर हम ऐसे सरफेस से निकालेंगे। तो हमारे पास अंडर द कर्व C जो इंटीग्रेशन है एफ डॉट वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर वो किसकी इक्वल होगी, इंटीग्रेशन अंडर द S कर्ल ऑफ एफ डॉट एन वेक्टर डी एस। अब हमने तीनों थ्योरम्स पढ़ लिए हैं, गॉस डाइवर्जेंस, ग्रीन थ्योरम और स्टोक थ्योरम। अब तीनों में डिफरेंशिएट करना होगा कि एग्ज़ाम में कि आपको कि तीनों में से किस क्वेश्चन में आप कौन सी थ्योरम अप्लाई करोगे। जैसे कि मैंने साथ साथ में आपको बताया था कि जो डाइवर्जेंस थ्योरम है वो सरफेस इंटीग्रल के ऊपर जो एप्लीकेबल होगी, दैट इज़ वो 3D डिमेंशन फिगर्स, जितनी भी 3D डिमेंशन फिगर्स होंगी या वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस होंगे हमारे पास, ठीक है, जितने भी वॉल्यूम वाले क्वेश्चन आएंगे या फिर 3D डिमेंशन फिगर्स होगी, सिलेंडर हो गया, सफ़ियर हो गया, आपके पास क्यूब हो गया, तो वहाँ पर हमारे पास हमेशा ही गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई होगी। जबकि ग्रीन थ्योरम मैंने बताई थी एक तो डाइवर्जेंस में एक और पॉइंट था, 3D होनी चाहिए और क्लोज्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ग्रीन थ्योरम में मैंने बताया था कि 2 डायमेंशनल होनी चाहिए या फिर लाइन इंटीग्रल के ऊपर हम ग्रीन थ्योरम्स जो है सिंपली कोई लाइन है जैसे ए टू बी, उसकी इंटीग्रेशन हमने फाइंड आउट करनी है। तो वहाँ पर या फिर कर्व आपके पास दे रखा है, तो ए टू बी हमें सी कर्व की क्या करनी है, इंटीग्रेशन, दैट इज़ लाइन इंटीग्रल के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो उसके अंदर ग्रीन थ्योरम को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब जो स्टोक थ्योरम होती है ना वो एक्चुअली 3D वर्जन है हमारे पास ग्रीन थ्योरम का। ग्रीन थ्योरम तो अकेली 2 डायमेंशनल फिगर्स के ऊपर ही होती थी, स्क्वायर हो गया, ट्राइंगल होगी, रेक्टेंगल होगी, ठीक है, आपके पास तो या फिर लाइन की इंटीग्रल होगी या स्क्वायर हो गया, ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगल, 2D डायमेंशनल जितने भी होंगे उनके ऊपर ग्रीन थ्योरम अप्लाई होती थी। और जो स्टोक थ्योरम है ना वो ना 3D डायमेंशन है, 3D वर्जन है किसका, ग्रीन थ्योरम का ही। तो ये जो है वो स्टोक थ्योरम किसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं, स्क्वायर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, रेक्टेंगल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ट्राइंगल्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 3D वर्जन जो होगा 3D डायमेंशन का हाफ पोर्शन अगर बोला है, जैसे मेरे पास जो है सपोज कर लो सफ़ियर अपर हाफ बोला है, तो यहाँ पर अपर हाफ सफ़ियर का सिर्फ इतना पोर्शन अगर मैंने निकालना है, पूरा सफ़ियर नहीं। अगर फुल सफ़ियर बोला है तो वहाँ पर डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई होगी, ये दिमाग में रखना है। यहाँ पर हाफ पोर्शन बोला है 3D फिगर्स का, तो वहाँ पर ही सिर्फ स्टोक थ्योरम अप्लाई होगी। अगर फुल वर्जन बोला है, आपके पास कुछ नहीं बोला हाफ के बारे में 3D डायमेंशन फिगर्स में, तो आपके पास डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई होगी। अगर हाफ पोर्शन बोला है आपके पास 3D फिगर्स के अंदर, तो फिर वहाँ पर स्टोक थ्योरम क्या होगी, आपके पास अप्लाई होगी। ये दिमाग में आपने रखना है, ठीक है।
तो सेमी स्फीयर बोला है या अपर हाफ पोर्शन बोला है या फिर 2D डायमेंशनल फिगर्स जितने भी हैं उनके ऊपर हम स्टोक थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन स्टोक थ्योरम का पहली टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपसे कैसे पूछ सकते हैं। तो इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है हमने इंटीग्रल अंडर द सी एफ डॉट डी आर वैक्टर। तो एफ वेक्टर हमारे पास गिवन दे रखा है। अब देखो यहाँ पर जो सरफेस एस दे रखा है ना, उन्होंने क्या बोला है, अपर हाफ लेना सफ़ेयर का। अगर ये पोर्शन ना बोला होता, अपर हाफ ना बोला होता, तो फिर हमने यहाँ पर डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करनी थी, अप्लाई करनी थी। ये दिमाग में रखना आप लोगों ने। जहाँ पर भी 3D फिगर्स के अंदर सरफेस में उन्होंने अपर हाफ बोल दिया, जहाँ सेमी सफियर बोल दिया, ठीक है, तो वहाँ पर आपके पास स्टोक थ्योरम अप्लाई होगी। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने क्या बोल दिया, यहाँ पर अपर हाफ पोर्शन बोल दिया है किसका, सफियर का, 3D फिगर्स का। तो यहाँ पर हमारे पास स्टोक थ्योरम क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे। तो स्टोक थ्योरम में क्या था आपके पास, तो इट इज़ सोल्व बाय द स्टोक थ्योरम। अब स्टोक थ्योरम मैंने बताया था 2 डायमेंशन के ऊपर काम करती है, ठीक है। वो एक्चुअली ग्रीन थ्योरम का ही 3D वर्जन होता है। तो होता तो वही 2 डायमेंशनल फिगर्स के ऊपर ही काम करना होता है। तो यहाँ पर एक इसमें भी स्टोक थ्योरम में भी क्या लेते हैं हम, डबल इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग ही लेके चलते हैं। तो अगर 3D में दे रखा है क्वेश्चन, तो एक वेरिएबल को हम क्या ले लेते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम दूसरे दो जो वेरिएबल बचते हैं उसी के प्लेन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर मैंने यहाँ पर z को क्या ले लिया है, 0 ले लिया, कांस्टेंट ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास जो प्लेन बचा, फिर वो कौन सा बच गया, z कौन से प्लेन पे होता है, दैट इज़ एक्स वाई प्लेन के ऊपर क्या होता है, z0। तो अगर z0 है तो मैंने इस सफियर की इक्वेशन जो गिवन दे रखी थी, हमारे पास यूनिट सफियर दे रखा है जिसका रेडियस 1 आ रहा है। तो x² + y² + z को मैंने क्या पुट कर दिया यहाँ पर 0। तो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन बच जाएगी x² + y² = 1। तो जिस वेरिएबल को हमने कांस्टेंट लिया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या आएगा हमारे पास, z का लिया है तो k कैप आ जाएगा, अगर x को कांस्टेंट लोगे तो i कैप आ जाएगा, अगर y को कांस्टेंट लिया है तो j कैप आएगा। तो मोस्टली क्वेश्चन हम एक जैसे ही रखते हैं। तो कोशिश करते हैं जब भी हम स्टोक थ्योरम से क्वेश्चन सॉल्व करें तो z को ही कांस्टेंट लेके चले, अगर उन्होंने कुछ भी क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया है तो इस केस के अंदर उन्होंने z को कुछ भी एक्स वाई जेड के बारे में कुछ नहीं बोला कि इसको आपने कांस्टेंट लेना है। तो हमने अपनी तरफ से ही z को क्या ले लिया, कांस्टेंट। अगर z को कांस्टेंट लिया है तो उसके रिगार्डिंग n वेक्टर जो होगा, दैट इज़ यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो है वो हमारे पास k वेक्टर k कैप आ गया। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर कर्ल f निकालेंगे। कर्ल f के लिए एक्स वाई जेड आई जे के कैप, करली ओवर करली एक्स, करली ओवर करली वाई, करली ओवर करली जेड। एफ वेक्टर के अंदर जो है आपके पास आई जे कैप के कोफिशिएंट फिल करेंगे, वाई जेड और एक्स। जबकि हमने जेड को क्या लिया था, 0। तो यहाँ पर भी आप बस जेड को क्या पुट करोगे, 0, नहीं तो लास्ट में भी कर सकते हो आप। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर कर्ल ही सॉल्व किया। कर्ल सॉल्व करने के हमारे पास जो है वो टर्म इतनी बच रही है हमारे पास, आई कैप -1 माइनस जे कैप माइनस का के कैप, ठीक है। तो यहाँ पर स्टोक थ्योरम अप्लाई करनी है आपने। तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, स्टोक थ्योरम से क्या आएगा, इंटीग्रेशन अंडर द कर्व सी एफ वेक्टर डॉट डी आर किसके इक्वल होगा, डबल इंटीग्रेशन अंडर द एस कर्ल एफ डॉट एन वेक्टर डी एस। अब एन के की वैल्यू हमने जेड को कांस्टेंट लिया तो यहाँ पर फिर क्या आएगा आपके पास, जेड के अकॉर्डिंग के कैप आ जाएगा। एन वेक्टर यूनिट नॉर्मल वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, के कैप। कर्ल एफ हमने निकाला हुआ है वो फिल कर दिया, माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस का के कैप, ठीक है। तो यहाँ पर के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट कितनी आ जाएगी, -1। आपके पास 1 माइनस पहले से बाहर है तो -1 आ गई। आई जे कैप की टर्म खत्म हो गई, -1 बाहर चले जाएगा और 1 की क्या होगी हमारे पास इंटीग्रेशन। अब 1 की इंटीग्रेशन सरफेस के अकॉर्डिंग होगी। अब सरफेस हमें उन्होंने गिवन दे रखा था, जो ऐसा सरफेस था वो हमारे पास क्या था, x² + y² + z² इक्वल टू कितना था हमारे पास, 1 था। ये हमारे पास सरफेस जो था वो क्या था, एस था।
जब हमने z को 0 पुट कर दिया तो हमारे पास सरफेस आ गया S1। अब जो S1 सरफेस है वो हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना बच जाएगा आपके पास 1। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, सर्कल की इक्वेशन। और सर्कल कौन सा, जिसका रेडियस कितना आ रहा है हमारे पास 1 आ रहा है। तो यहाँ पर जब इंटीग्रेशन करनी है, डबल इंटीग्रेशन करनी है, तो उसी के अकॉर्डिंग सरफेस के अकॉर्डिंग करेंगे। तो -1 बाहर चल जाएगा। तो 1 की जब इंटीग्रेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू S1 तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, डबल इंटीग्रेशन में हमेशा ही एरिया आता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन में हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है। तो यहाँ पर एरिया की बात होगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 बाहर आ गया। तो डबल इंटीग्रेशन करनी थी आपने विद रिस्पेक्ट टू S1 के साथ 1 की, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी आपके पास S, और S है क्या आपके पास, एरिया ऑफ द क्या है, सर्कल। सर्कल का एरिया और रेडियस हमारे पास कितना आ रहा है 1। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो एरिया ऑफ सर्कल कितना आ जाएगा, -πr²। r की वैल्यू कितनी आ रही है 1, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1। तो आंसर कितना बन गया हमारे पास -π। तो फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको कि जब भी आपके पास 3D डिमेंशन में क्वेश्चन आता है, अगर तो कोई अपर हाफ नहीं बोला, सेमी नहीं बोला, खाली स्फीयर की क्वेश्चन दे रखी है, 3D फिगर्स दे रखी है, सिलेंडर हो जाए चाहे क्यूब हो जाए, चाहे आपके पास स्फीयर आ रहा है, तब आपने डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करनी है। अगर अपर हाफ बोला है या फिर आपके पास सेमी कुछ बोला है 3D के अंदर, तब आपने स्टोक थ्योरम क्या करनी है, अप्लाई करनी है। तो स्टोक थ्योरम में भी हम डबल इंटीग्रेशन के अंडर ही काम करते हैं, ये दिमाग में रखना आप लोगों ने। तो इसका मीनिंग एक वेरिएबल को आपको क्या लेना पड़ना है, कांस्टेंट लेना है। मोस्टली क्वेश्चंस में अगर कुछ नहीं दिया तो हम z को क्या लेते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं। जिस वेरिएबल को कांस्टेंट लिया है उसी के रिगार्डिंग उसी का आपके पास n यूनिट नॉर्मल वेक्टर, n वेक्टर जो है उसी के अकॉर्डिंग आएगा। अगर z को लिए तो k कैप आएगा, अगर x को कांस्टेंट ले रही हो तो i कैप आ जाएगा, y को ले रही हो तो j कैप आ जाएगा। तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर कुछ नहीं दिया तो मोस्टली हम z के साथ ही लेके चलते हैं, z को कांस्टेंट लेके चलते हैं। तो उसके बाद हमने k कैप निकाला, कर्ल एफ निकाला। कर्ल एफ निकालने के बाद हमने क्या कर दिया, स्टोक थ्योरम लगाई, अप्लाई की। जो है आपके पास कर्ल एफ डॉट एन वेक्टर, एन वेक्टर की वैल्यू फिल की, के कैप। फर्दर जो है आपके पास डॉट प्रोडक्ट निकाली, डॉट प्रोडक्ट -1 आई, -1 कांस्टेंट था, बाहर आ गया। अब इंटीग्रेशन 2 वेरिएबल्स के अंदर हो रही है तो आपके पास डबल इंटीग्रेशन आएगी, दैट इज़ डबल इंटीग्रेशन के अंदर आपके पास एरिया आ जाएगा। तो एरिया किसका लेना आपने, जैसे ही उन्होंने स्फीयर की क्वेश्चन दी थी वहाँ पर हमने z को 0 पुट किया था, तो उसके रिगार्डिंग हमारे पास जो S1 सरफेस आया वो सर्कल आया है। तो सर्कल की इक्वेशन के लिए एरिया πr² आएगा। तो रेडियस आपने देख लेना कितना आ रहा है, उसकी वैल्यू फिल कर दोगे। तो इस हिसाब से जब भी अपर हाफ आ गया, सेमी आ गया, तो हम स्टोक थ्योरम अप्लाई करके 3D क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है आपके पास इसी टाइप का क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइप का ही। दैट इज हमने फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन अंडर द कर्व सी एफ वेक्टर डॉट डी आर, वेयर एफ वेक्टर क्या दे रखा है आपके पास 2x - y कैप -yz स्क्वायर j कैप -y² k कैप, वेयर s इज द अपर हाफ। अब फिर से उन्होंने अपर हाफ बोल दिया, इसका मीनिंग यहाँ पर 3D क्वेश्चन तो आ रहा है लेकिन हमने यहाँ पर डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई नहीं करनी। अपर हाफ बोला है तो इसका मीनिंग हमने यहाँ पर स्टोक थ्योरम अप्लाई करनी है। देखो यहाँ पर जो अपर हाफ है वो कुछ ऐसा होगा स्फीयर का, तो यहाँ पर स्टोक थ्योरम अप्लाई करेंगे। फिर से यहाँ पर उन्होंने कुछ नहीं बोला किसको कांस्टेंट लेना है, तो हम z को ही कांस्टेंट लेके चलेंगे। अगर z को कांस्टेंट लिया है तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो है n वेक्टर, उसकी वैल्यू क्या लेनी है, हमने k कैप लेनी है। तो z को 0 पुट किया स्फीयर के अंदर, फिर से x² + y² की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1 के इक्वल। कर्ल एफ निकालना है, कर्ल एफ निकालना, कर्ल एफ निकालने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बच रही है वो z के अंदर बच रही है। एक्स वाई भी आ रहा है, z भी आ रहा है, लेकिन हमने z को क्या पुट किया था क्वेश्चन के अंदर, 0 लिया था, कांस्टेंट लिया था, वो वैल्यू z की यहाँ पर आपने क्या कर देनी है, सब्स्टिट्यूट कर देनी है।
जब z को 0 पुट करोगे तब आपके पास आई कैप का जो कोफिशिएंट होगा वो भी क्या चला जाएगा, 0 चला जाएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर वो लिखा नहीं है, वो लिख लेना। z को क्या पुट करना आपने, 0, तो 0 पुट करोगे ये सारी टर्म आपके पास 0 बन जाएगी। माइनस जे कैप का कोफिशिएंट भी कितना आ रहा है आपके पास, 0 आ रहा है, और के कैप का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 1। दैट इज़ कर्ल एफ जो बचेगा वो हमारे पास खाली के कैप ही बचेगा। तो कर्ल एफ की वैल्यू फिल की, एन वेक्टर की वैल्यू फिल की, के कैप और के कैप की डॉट प्रोडक्ट निकाली, 1 आ गया। फिर से 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू सरफेस S1 करोगे तो S1 आपके पास क्या दे रखा है, सर्कल की इक्वेशन दे रखी है। सर्कल की इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो है आपके पास एरिया आएगा, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू फिर से कितनी दे रखी है, 1। तो उसके रिगार्डिंग आंसर हमारे पास पाई आर है। तो यहाँ पर याद रखना है जब हम कर्ल एफ निकाल रहे हैं, अगर उसके अंदर एक्स वाई जेड की वैल्यू बचती है तो जेड को जो भी लेट किया यहाँ पर कॉन्स्टेंट, जहाँ तो उन्होंने खुद दिया होगा या हम खुद लेट करेंगे। अगर खुद लेट किया है, 0 लेट किया है तो फिर 0 पुट करेंगे। अगर जो उन्होंने वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके फिर उसके बाद स्टोक्स थ्योरम को अप्लाई करेंगे। ये दिमाग में रखना है, यहाँ पर आपने नोट करना है इस पॉइंट को। अगर z की वैल्यू यहाँ पर फिल नहीं करोगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि डबल इंटीग्रेशन हमने सिर्फ अंडर द x और y करनी है। ठीक है, थर्ड जो क्वेश्चन है हमारे पास, इवेल्युएट इंटीग्रेशन अंडर द कर्व सी एफ वेक्टर डॉट डी आर, वेयर एफ वेक्टर गिवन दे रखा है, सरफेस की इक्वेशन दे रखी है। अब उन्होंने खुद ही यहाँ पर बोल दिया z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर z के बारे में उन्होंने खुद ही बोल दिया, z कांस्टेंट लेना है। जहाँ फिर स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को वो ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर अपर हाफ भी बोला हुआ है, तो अपर हाफ बोला है तो दैट इज़ स्टोक्स थ्योरम अप्लाई होगी। या फिर स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं बिना अपर हाफ बोले, तो तब आपने देखना है कि यहाँ पर स्टोक्स थ्योरम अप्लाई होगी या डाइवर्जेंस। अब देखो उन्होंने खुद ही बोल दिया ग्रेडिएंट क्रॉस प्रोडक्ट क्या निकालना है आपने, एफ वेक्टर, और आपके पास ये है क्या, कर्ल एफ है। अब कर्ल एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस, ये किसका रिजल्ट है हमारे पास, स्टोक्स थ्योरम का। तो इसका मीनिंग यहाँ पर उन्होंने खुद ही स्टोक्स थ्योरम के बारे में बोल दिया है, इसलिए यहाँ पर अपर हाफ के बारे में बात नहीं की है। तो यहाँ पर स्टोक्स थ्योरम ही अप्लाई होगी, खुद ही उन्होंने बोल दिया कर्ल एफ। अगर कर्ल एफ की अगर यहाँ पर बोला होता है डाइवर्जेंस के लिए तो फिर डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई होनी थी। अगर कुछ नहीं बोला तो अपर हाफ बोलेंगे, अगर अपर हाफ नहीं लिखा तो आपके पास अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो आपने खुद ही देखना है कि कर्ल दिए थे, डाइवर्जेंस दिया है। तो यहाँ पर z उन्होंने खुद ही क्या बोल दिया है, 0, तो z को कांस्टेंट लेके चलना है। दैट इज़ n जो वेक्टर होगा उसकी वैल्यू जो होगी वो आपने क्या लेनी है, k कैप लेनी है। और ये ध्यान रखना है जब हम कर्ल f निकालेंगे अगर z बच रहा है तो उसके अंदर z को 0 भी पुट करना आपने। तो नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, इसका आंसर भी क्या आएगा हमारे पास, पाई आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है अंडर द कर्व सी एफ वेक्टर डॉट डी आर, फॉर द एफ वेक्टर दे रखा है, फिर से अपर हाफ बोल दिया। अब फिर से अपर हाफ किसका बोला है, सफ़ेयर का, यूनिट सफ़ेयर का बोला है जिसका रेडियस कितना आ रहा है, 1। तो ये क्वेश्चन भी आप खुद ट्राई करना। तो यहाँ पर भी आप खुद ले सकते हो, z को 0 ले सकते हो यहाँ पर, क्योंकि z के बारे में उन्होंने नहीं बोला, z को 0 लेके दैट इज़ जो सरफेस की आपने इंटीग्रेशन करनी है वो सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी आपके पास, जिसका रेडियस कितना आएगा, 1। तो उसके रिगार्डिंग आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हो, इसका आंसर -पाई आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, इसी क्वेश्चन को वो स्टेटमेंट में सफ़ियर की इक्वेशन जो है वो चेंज करके लिख सकते हैं, वो मैंने यहाँ पर बताया है। या तो सफ़ियर को सीधा लिख सकते हैं x² + y² + z² = 1, या फिर लिख सकते हैं z इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ द 1 माइनस x² माइनस का y²। अब देखो आपको थोड़ा सा उलझा देंगे, है तो सफ़ियर की ही इक्वेशन, क्योंकि जब आप स्केयरिंग करोगे z² आ गया, 1 माइनस x² माइनस y² आ गया, और सारी टर्म एक साइड पे लेके जाओगे तो आपके पास बनेगी तो सफ़ियर की इक्वेशन। तो आपको थोड़ा सा उलझाने के लिए वो स्टेटमेंट में सफ़ियर की इक्वेशन कुछ इस टाइप की दे सकते हैं, तो घबराना नहीं है, जस्ट स्केयरिंग करके आपने चेक करना है, सारी टर्म एक साइड पे करके देखना है कि वो सफ़ियर की इक्वेशन बन रही है। तो बाकी क्वेश्चन वो सेम ऐसा ही होगा। तो ये मैंने बताया है खाली कि पेपर में स्टेटमेंट को थोड़ा सा घुमा के डाल सकते हैं।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसी के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पर आपके पास इंडिकेशन है अंडर द कर्व सी एफ वेक्टर डॉट डी आर निकालना है। एफ वेक्टर ऑलरेडी गिवन दे रखा है। उन्होंने क्या बोला है, कर्व क्या लेना है, यूनिट सर्कल है इन एक्स वाई प्लेन। अब देखो उन्होंने z इक्वल टू 0 ना बोल के एक्स वाई प्लेन खुद बोल दिया, ना ही अपर हाफ बोला है, एक्स वाई प्लेन बोला है। तो एक्स वाई प्लेन कहाँ पर सोल्व करते हैं हम, 3D के अंदर स्टोक थ्योरम में, क्योंकि जो डाइवर्जेंस है वो ट्रिपल इंटीग्रेशन के ऊपर काम करता है। ठीक है, यहाँ पर तीनों वेरिएबल्स आ रहे हैं, z भी आ रहा है, x भी आ रहा है, y भी आ रहा है तो आपके पास 3D ही, लेकिन जो काम करना है वो 2 डायमेंशन के ऊपर बोल दिया है। 3D का क्वेश्चन हो 2 डायमेंशन के लिए बोला हो तो इसका मीनिंग स्टोक थ्योरम में अप्लाई होगी। तो एक्स वाई प्लेन के अंदर z क्या होता है हमारे पास 0, तो यहाँ पर लेट करने की जरूरत ही नहीं, उन्होंने खुद ही दे दी है कि z को क्या लेना है आपने 0। तो सफ़ेयर की इक्वेशन उन्होंने फिर से यहाँ पर घुमा के दे दी है। अब जस्ट आपने क्या करना है, स्केरिंग करके एक साइड पर करोगे तो आपके पास सिंपली सफ़ेयर की इक्वेशन आएगी। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, तो इसका आंसर पाई आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, इवेल्युएट द इंटीग्रेशन अंडर द कर्व सी ए वेक्टर डॉट डी आर वेयर ए वेक्टर गिवन दे रखे हैं। ऐसे फिर से उन्होंने खुद बोल दिया कि अपर हाफ लेना है, और जहाँ पर भी 3D के अंदर अपर हाफ पोर्शन आएगा वहाँ पर स्टोक थ्योरम अप्लाई होगी। बस इसमें क्या है, सारा क्वेश्चन पिछले जैसा ही है। तो इसमें क्वेश्चन में सफ़ेयर की इक्वेशन के अंदर रेडियस को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। आपके पास रेडियस जो है वो कितना आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, क्योंकि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर बन रहा है। तो रेडियस दिमाग में रखना है कि वो 3 आ रहा है। तो जब एरिया ऑफ सर्कल आपने फिल करना है पाई आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू आपने 3 लेके चलना है। तो इसका आंसर 9 पाई बनेगा। बाकी सारा क्वेश्चन वैसे ही सेम करना है। तो इसमें भी z को क्या ले लेना आपने 0, तो सर्कल की इक्वेशन बच जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। ये क्वेश्चन भी आप खुद ट्राई करोगे। जो सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है वो हमारे पास स्टोक थ्योरम के अंदर आएगा, वो है हमारे पास इवेल्युएट द इंटीग्रेशन अंडर द कर्व सी एफ वेक्टर डॉट डी आर फॉर द एफ वेक्टर गिवन दे रखा है, टेकन राउंड द रेक्टेंगल बाउंडेड बाय द x इक्वल टू प्लस माइनस ए, वाई इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू बी। अब आप बोलोगे कि रेक्टेंगल के क्वेश्चन तो हमने ग्रीन थ्योरम में भी किए थे। अगर आपको याद है तो ग्रीन थ्योरम में जितने भी हमने क्वेश्चंस किए थे वहाँ पर 2 वेरिएबल्स के अंडर ही सारा काम किया था। मैंने पहले भी बोला था जो ग्रीन थ्योरम है वो 2D डायमेंशन फिगर्स के ऊपर काम करती है। अब ग्रीन थ्योरम के अंदर जो था वहाँ पर जो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आते थे वहाँ पर क्या होता था, mdx प्लस ndy, दैट इज़ dx और dy के अंदर ही काम होता था। ठीक है, तो ग्रीन थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई होती थी, वहाँ पर z नहीं होता था। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर रेक्टेंगल दे रखी है। ठीक है, तो रेक्टेंगल तो दे रखी है, यहाँ पर इंटीग्रेशन किसकी फाइंड करनी है, एफ वेक्टर डॉट डी आर की। जबकि आपके पास ग्रीन थ्योरम में हमारे पास जो इंटीग्रेशन करनी होती थी वो किसके करनी होती थी, mdx प्लस ndy। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन आ रहा है तो आपने ग्रीन थ्योरम अप्लाई करनी है। ठीक है ना, 2D के अंदर। तो अगर एफ वेक्टर डॉट डी आर आ रहा है तो यहाँ पर स्टोक थ्योरम अप्लाई होगी आपके पास। तो ये डिफ्रेंशिएट देखना है कि पेपर में कौन से क्वेश्चन के ऊपर कौन सी थ्योरम अप्लाई हो रही है। अगर एफ वेक्टर डॉट डी आर आ रहा है 2D डिमेंशन के अंदर तो स्टोक होगी। अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में आ रहा है तो आपके पास ग्रीन थ्योरम अप्लाई होगी। है दोनों ही काम क्या करते हैं, 2D डिमेंशन के ऊपर काम करते हैं। तो यहाँ पर रेक्टेंगल का क्वेश्चन है, तो रेक्टेंगल के अंदर देखो यहाँ पर y की लिमिट्स दे रखी है 0 to b और x की दे रखी है -a to a। तो सबसे पहले तो कर्ल f निकालेंगे। ठीक है, कर्ल f निकाला, z नहीं दे रखा तो इसका मीनिंग z यहाँ पर फिर से क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मीनिंग n जो वेक्टर होगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, वो हमारे पास k कैप ही आएगा आपके पास। ठीक है, ये दिमाग में रखना आपने। तो सबसे पहले तो कर्ल f निकाला, एन वेक्टर मैंने लिख दिया है कि एन वेक्टर क्या आएगा आपके पास के कैप, क्योंकि z कांस्टेंट दे रखा है, z के बारे में उन्होंने बोला ही नहीं है यहाँ पर। तो जब भी आप इसके ऊपर स्टोक थ्योरम अप्लाई करोगे, कर्ल एफ डॉट एन कैप एन वेक्टर डी एस, तो यहाँ पर कर्ल एफ की वैल्यू फिल की, एन वेक्टर की वैल्यू फिल की, के कैप इंटू के कैप 1 आ जाएगा आपके पास, डॉट प्रोडक्ट है।
तो यहाँ पर y की लिमिट्स उन्होंने खुद ही दे रखी थी, x की लिमिट भी दे रखी थी, तो दोनों की लिमिट्स कांस्टेंट आ रही है। तो डबल इंटीग्रेशन के अंदर जो टाइप फर्स्ट थी जहाँ पर लिमिट्स कांस्टेंट आती थी, तो उसी टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होगा। दोनों की इंटीग्रेशन जो है वो सेपरेट क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो सॉल्व करके आपके पास जो आंसर बनेगा -4ab² आएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसी टाइप का क्वेश्चन है, आपके पास इवेल्युएट करना है आपने इंटीग्रेशन अंडर द कर्व सी एफ वेक्टर डॉट डी आर फॉर द वेक्टर गिवन दे रखा है। आप वेक्टर के अंदर फिर से देखोगे यहाँ पर z नहीं आ रहा, ठीक है। तो वेक्टर के अंदर z नहीं आ रहा, तो यहाँ पर एक चीज़ उन्होंने थोड़ी सी और घुमाई है कि एक x कॉमन निकाला हुआ है, आपने क्या करना है x को अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो एफ वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, आई कैप इंटू एक्स स्क्वायर एक्स वाई इंटू जे कैप, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, कॉमन ही निकालना। अब फिर से उन्होंने स्क्वायर बोल दिया। अब स्क्वायर में उन्होंने खुद ही क्या बोल दिया कि प्लेन कौन सा लेना है, z0। अब प्लेन z0 है, तो प्लेन z0 कौन सा होता है, दैट इज़ एक्स वाई प्लेन होता है। तो एक्स वाई प्लेन आ रहा है, ठीक है, 3D वाला क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन है भी 2 डायमेंशनल, स्क्वायर का फाइंड आउट करना है, तो स्टोक्स थ्योरम अप्लाई होगी आपके पास। तो यहाँ पर आपके पास x की लिमिट क्या दे रखी है, 0 to a दे रखी है, y की लिमिट 0 to a दे रखी है। तो ये क्वेश्चन भी आप खुद ट्राई करना। तो यहाँ पर z = 0 दे रखा था, तो n वेक्टर की वैल्यू भी जो होगी वो k कैप आएगा आपके पास। तो बाकी सारा क्वेश्चन वैसे ही जाएगा, कर्ल एफ निकालना, एन वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल के उसकी इंटीग्रेशन करनी है, और लिमिट्स दोनों की कांस्टेंट दे रखी है। आंसर इसका a³/2 आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपने सॉल्व करना है फिर से खुद, वो है आपके पास इंटीग्रेशन फाइंड करनी है अंडर द कर्व सी एफ वेक्टर डॉट डी आर। एफ वेक्टर गिवन दे रखा है, अब इसके अंदर भी z नहीं है, रेक्टेंगुलर रीजन बोला है और एक्स वाई प्लेन बोला है। अब एक्स वाई प्लेन बोला है तो z = कितना होगा, 0। 3D की बात हो रही है, लेकिन है क्वेश्चन 2D का। तो यहाँ पर भी आपके पास स्टोक्स थ्योरम अप्लाई होगी। x की लिमिट्स जो है वो x 0 to a आ रही है, y की लिमिट्स जो है वो 0 to क्या जा रही है, b जा रही है। तो क्वेश्चन को भी खुद ट्राई करोगे। z = 0 है, तो n वेक्टर जो है यहाँ पर भी वो क्या आएगा आपके पास, k कैप ही आएगा। तो कर्ल f को n वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करवा के फर्दर क्या करनी है, आपने डबल इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y, और दोनों की लिमिट्स क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। टाइप थर्ड का जो क्वेश्चन है वो आपके पास देखो, जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन किया था उसके अंदर 3D फिगर थी, लेकिन उसका अपर हाफ बोला था, ठीक है, उसके अंदर भी स्टोक्स थ्योरम अप्लाई होगी। सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन हमारे पास 2D था लेकिन 3D डायमेंशन में बोला था। दैट इज़ आपके पास z = 0, दैट इज़ एक्स वाई प्लेन दिया है, जहाँ z = 0 दिया, z प्लेन दे रखा था। यहाँ आपके पास जो ग्रीन थ्योरम है वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि m/dx + n/dy की फॉर्म में दिया होता है, तो यहाँ पर वो चीज़ें नहीं थी। तो सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में आपके पता चल गया कि आपने क्या करना था, स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करनी थी 2D डायमेंशनल क्वेश्चन के अंदर भी। तो थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन है वहाँ पर हमारे पास जो है स्टेटमेंट में एफ वेक्टर गिवन ना देके उन्होंने क्या दिया होगा आपके पास, f1 dx + f2 dy + f3 dz। इस टाइप के क्वेश्चन हमने वहाँ पर भी किए थे डाइवर्जेंस थ्योरम के अंदर। तब भी मैंने आपको बताया था अगर इस टाइप का दे रखा है, अगर एफ वेक्टर नहीं दे रखा तो यहाँ से एफ वेक्टर निकाल सकते हैं। तो एफ वेक्टर क्या आएगा आपके पास, इसका ब्रेक डाउन कर देना आपने। एक्चुअली में ये दोनों की डॉट प्रोडक्ट उन्होंने खुद ही ले रखी है। तो f1 i कैप + f2 j कैप + f3 k कैप की डॉट प्रोडक्ट अगर हम dx i कैप dy j कैप dz k कैप के साथ निकालते हैं तो i की i के साथ जाएगी, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, i का ऐप के साथ जाएगा तो 1 आ जाएगा। f1 कितना आ जाना था, dx, j का j के साथ करना था, वो कितना आना था आपके पास 1, तो f2 dy आ जाना था। वो k का k के साथ करते तो 1 आना था, f3 dz आना था। दैट इज़ उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल के उन्होंने खुद बोला है। तो हमें तो डॉट प्रोडक्ट चाहिए नहीं यहाँ पर, तो हमें एफ वेक्टर चाहिए। तो एफ वेक्टर कैसा होता है, एफ वेक्टर डॉट डी आर ओ वेक्टर होता है। तो यहाँ पर ये टर्म क्या बन जाएगी, डी आर, और ये वाली टर्म क्या बन जाएगी आपके पास, एफ वेक्टर, ठीक है। तो ईजी मेथड क्या है, देखो आपने करनी है MCQ सोल्व। तो MCQ में जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पर f1 dx आ गया, f2 dy आ गया, f3 dz आ गया, तो सीधा ही एफ वेक्टर क्या निकालोगे, यहाँ पर dx आया है वहाँ पर i कैप लिखोगे, यहाँ पर dy आया है वहाँ पर j कैप लिख लोगे, यहाँ पर dz आया है वहाँ पर k कैप लिख लोगे। इजी मेथड हो जाएगा आपके लिए। तो इसी से रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है पहला,
वो है आपके पास इवेलुएट करना आपने इंटीग्रेशन अंडर द कर्व सी ई की एक्स डी एक्स प्लस 2y dy माइनस डी जेड वेयर द सी इज़ अ कर्व। अब कर्व कौन सा दे रखा है आपके पास, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 4 एंड जेड इक्वल टू 2। ये ना आपके पास क्या दे रखा है, सिलेंडर की इक्वेशन दे रखी है, क्योंकि सिलेंडर में क्या होता है, एक सर्कल होता है और दूसरा आपके पास ये वाला प्लेन दे रखा होता है। तो सर्कल की इक्वेशन में जब भी एक प्लेन दे रखा है, एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, तो वो हमेशा ही हमारे पास क्या बनता है, सिलेंडर बनता है। तो ये दोनों को कंबाइन कर दें तो ये हमारे पास सिलेंडर का क्वेश्चन दे रखा है। अब आप बोलोगे सिलेंडर का क्वेश्चन है तो 3D है, तो 3D के अंदर तो हम डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर डाइवर्जेंस भी अप्लाई कर सकते हो और ग्रीन्स थ्योरम भी स्टोक्स थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हो। तो आपकी मर्ज़ी है क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एफ वेक्टर मैंने आपको अभी बताया था कि इसका ब्रेकडाउन करना आपने, ठीक है। तो ब्रेकडाउन जब आप करोगे तो यहाँ पर डी एक्स आ रहा है, वहाँ पर आई कैप आ गया, डी वाई की जगह जे कैप आ गया, डी जेड की जगह के कैप आ गया, इंटू आई कैप डी एक्स डी जे कैप डी वाई के कैप डी जेड। जब दोनों की डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो यही आंसर बनेगा। तो उसी का ब्रेकडाउन किया यहाँ पर। तो यहाँ से हमें कंपेयर करने से पता चल गया कि एफ वेक्टर क्या आ रहा है। तो एफ वेक्टर का क्या निकाला है, कर्ल निकाला है। कर्ल निकालने के बाद हमारे पास आया ही, हमारे पास कितना है, 0 वेक्टर आया है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इसका इंटीग्रेशन निकालोगे तो 0 इंटू समथिंग क्या आएगा, आपके पास 0 ही आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी इसी के जैसा ही है, वहाँ पर भी सिलेंडर की इक्वेशन दे रखी है आपके पास। तो इसको सोल्व करोगे तब भी वहाँ पर कर्ल जो है वो 0 बन जाएगा, जिसके कारण इंटीग्रेशन पूरी की पूरी आपके पास 0 आ जाएगी। ये क्वेश्चन खुद ट्राई करना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास दे रखा है इंटीग्रेशन अंडर द कर्व सी एक्स वाई डी एक्स वाई स्क्वायर डी वाई। अब यहाँ पर डी जेड नहीं दिए रखा, एक्स वाई प्लेन बोल दिया। एक्स वाई प्लेन बोला तो इसका मीनिंग जेड क्या दे रखा है, 0। तो इसका मीनिंग जेड कांस्टेंट ले रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी आपके पास स्टोक्स थ्योरम अप्लाई हो रही है। सबसे पहले तो हम एफ वेक्टर निकालेंगे, क्योंकि एफ वेक्टर के अंदर आई कैप जे कैप होता है। तो यहाँ पर मैंने बताया था जहाँ पर डी एक्स आ रहा है वहाँ पर आई कैप ले लेना, यहाँ पर डी वाई आ रहा है वहाँ पर जे कैप ले लेना, तो एफ वेक्टर निकल आएगा। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है, स्क्वायर के लिए। स्क्वायर क्या है, आपके पास बाउंडेड क्लोज फिगर है, ठीक है तो 2D फिगर है, लेकिन एक्स वाई प्लेन भी बोला है, 3D भी क्वेश्चन है, 2D के साथ 3D आ रहा है, दैट इज स्टोक्स थ्योरम अप्लाई होगी आपके पास, ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई नहीं होगी। तो यहाँ पर एफ वेक्टर निकाल लिया, ठीक है। एफ वेक्टर निकालने के बाद क्वेश्चन सारा सेम वैसे ही सोल्व करोगे। तो एक्स की जो लिमिट्स जा रही है वो हमारे पास क्या जा रही है, -1 2 क्या जा रही है, 1 जा रही है, और वाई की जो लिमिट्स हैं वो हमारे पास जो है +1 2 1 जा रही है। तो उससे रिगार्डिंग भी क्वेश्चन क्या होगा, सोल्व हो जाएगा। आंसर इसका 4 कितना आ रहा है आपके पास, 3 आ रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन अंडर द कर्व सी साइन जेड डी एक्स माइनस कोज एक्स डी वाई प्लस साइन वाई डी जेड। फिर से यहाँ पर एफ वेक्टर नहीं दिया उन्होंने डॉट प्रोडक्ट निकाल के दे रखी है, तो हमें एफ वेक्टर निकालना है। तो एफ वेक्टर के लिए फिर से यहाँ पर डी एक्स आ रहा है, वहाँ पर आई कैप लगाओगे, यहाँ पर डी वाई आ रहा है, वहाँ पर जे कैप लिखोगे, और यहाँ पर डी जेड आ रहा है, वहाँ पर के कैप लिखोगे। अब बाउंड्री कौन सी दे रखी है, रेक्टेंगल की। एक्स की लिमिट्स उन्होंने खुद ही रखी है, 0 to पाई लेनी है। वाई की लिमिट्स उन्होंने खुद दे रखी है, 0 to क्या लेना है, 2 लेना है। अब z इक्वल टू कितना बोला है, 5। क्वेश्चन 2D का है, लेकिन आपके पास z प्लेन के बारे में बोला है, तो इसका मीनिंग आपने कौन सी थ्योरम अप्लाई करनी है, यहाँ पर स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करनी है। तो स्टोक्स के लिए हमें f चाहिए। सबसे पहले तो एफ वेक्टर निकाला, एफ वेक्टर के बाद उसका कर्ल निकाला। कर्ल निकालने के बाद मैंने पहले भी बताया था आपको पिछले क्वेश्चंस के अंदर, अगर तो कर्ल निकालने के बाद हमारे पास एक्स वाई जेड के अंदर वैल्यू आ रही है, अगर तो जेड को 0 लिया है तो वो वैल्यू फिल करोगे जेड की। अगर जेड को कुछ उन्होंने खुद ही दे रखी है वैल्यू, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने जेड को क्या ले रखा है, 5 दे रखा है, तो जेड को 5 पुट करोगे किसके अंदर, जब आपने कर्ल निकाला उसके अंदर, कर्ल निकालने के बाद पुट करोगे आप। तो यहाँ पर आपने क्या लिया, अब z क्या दे रखा है, 5। तो यहाँ पर तो
एक तो चीज़ आपने क्या करनी है कि z इक्वल टू 5 दे रखा है, कांस्टेंट दे रखा है, z वाला प्लेन आ रहा है, तो आपके पास n वेक्टर क्या आ जाएगा, आपके पास k वेक्टर k कैप आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो है इन सब की वैल्यू फिल की है आपने f वेक्टर की, ठीक है। एफ वेक्टर डॉट कितना आ गया एन वेक्टर की वैल्यू के कैप थी, तो के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाली, तो वो हमारे पास कितना बचेगा, साइन एक्स ही बचेगा। जेड वाली टर्म वैसे ही खत्म होगी। लिमिट्स उन्होंने खुद ही दे रखी थी, दोनों की लिमिट्स क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। सेपरेट आपने इंटीग्रेशन करनी है, और आंसर हमारे पास कितना बनेगा, 4 बनेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसी टाइप का क्वेश्चन है, वो आप खुद ट्राई करोगे। वो स्क्वायर के ऊपर ना देके उन्होंने रेक्टेंगल के ऊपर दे दिया, आंसर इसका 2 आएगा आपके पास। नेक्स्ट जो टाइप आ रही है स्टोक थ्योरम में, वो है हमारे पास 4 टाइप का क्वेश्चन। उसका है हमारे पास कि एफ वेक्टर उन्होंने दे रखा है। यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहे हैं, हमने पहले किए थे अपर हाफ पोर्शन सफ़ियर का किया, सिलेंडर के क्वेश्चंस किए, रेक्टेंगल स्क्वायर्स किया। अब हम करने जा रहे हैं ट्राइंगल के ऊपर क्वेश्चन। अब ट्राइंगल फिर से क्या है, 2D डिमेंशन फिगर है, ठीक है। तो यहाँ पर 2D डिमेंशनल फिगर्स में मैंने बताया था ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई होती है, लेकिन ग्रीन्स थ्योरम के अंदर MDX प्लस NDY की फॉर्म में क्वेश्चन दिया होता है ग्रीन्स थ्योरम में, लेकिन यहाँ पर वो नहीं आ रहा। तो इसका मीनिंग, इस क्वेश्चन को हम स्टोक थ्योरम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब सारे क्वेश्चन के अंदर अगर ध्यान दोगे तो XY के अंदर आ रहा है, तो इसका मीनिंग Z क्या दे रखा है यहाँ पर 0, तो इसका मीनिंग N वेक्टर क्या लेना आपने, K कैप लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले एफ वेक्टर जो रखा है उसका क्या निकालोगे, कर्ल निकालोगे, ठीक है। कर्ल निकालने के बाद z को 0 दिया था, तो इसका मीनिंग एन वेक्टर क्या लेना आपने, के कैप लेना है, ठीक। तो यहाँ पर जब आपने कर्ल एफ की डॉट प्रोडक्ट करवा दी एन वेक्टर के साथ, के के साथ करवानी थी, 1 आ गया, तो हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स डी वाई बचा। अब लिमिट्स लेनी है, तो लिमिट्स के लिए ना ज़रा ध्यान देना कि ट्राइंगल मैंने बनाई है यहाँ पर, तो ट्राइंगल के अंदर पॉइंट्स दे रखे थे, वर्टिसेस दे रखे थे हमारे पास 0 0 π/2, 1 0 2 π/2। अब यहाँ पर आपके पास जो लिमिट्स हैं एक्स की वो वेरी कर रही है। अगर ज़रा ध्यान से देखोगे तो लिमिट्स किसकी लेनी है आपने, जो 0 टू B ओ से लेके B तक जो लाइन है ना, वहाँ से लिमिट्स लेनी है आपने। तो यहाँ पर जो OB लाइन है, AB की नहीं लोगे, ठीक है, ओरिजिन टू B पॉइंट लोगे, जो स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है, क्योंकि जब आपके पास जो ट्राइंगल बनेगी वो ऐसी समथिंग बनेगी ग्राफ के ऊपर। तो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग पैरेलल नहीं आ रही, वो लाइन लेनी है जो लाइन पैरेलल नहीं आ रही, ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल आ रही है। तो वो लाइन कौन सी आ रही है आपके पास, OB। तो OB के रिगार्डिंग आपने लिमिट्स लेनी है। एक्स की लिमिट्स कितनी आ रही है हमारे पास, 0 टू π/2, और वाई की अगर लिमिट्स देखें तो वाई की लिमिट्स कांस्टेंट नहीं लेनी। यहाँ पर वाई की लिमिट्स हम लाइन की इक्वेशन से निकालेंगे। लाइन की इक्वेशन देखो, लाइन की इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें +1 का। वो फॉर्मूला क्या था, y माइनस y1 y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब यहाँ पर x1 और y1 क्या है, ये पहला पॉइंट आ रहा है, OB लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो ये x1 हो गया, ये y1 आ गया आपके पास। सेकेंड पॉइंट आपके पास B पॉइंट आ रहा है, दैट इज़ x2 आ गया, y2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लाइन की इक्वेशन निकालोगे, y माइनस y0, ठीक है, y2 माइनस y1 1 माइनस 0, x2 माइनस x1 दैट इज़ π/2 माइनस 0, और x माइनस x1 वो कितना था, 0। तो यहाँ से लाइन की इक्वेशन क्या निकली, y इक्वल टू 2 ओवर कितना निकला, x। तो यहाँ पर जो y की लिमिट्स होंगी वो 0 टू, क्योंकि ओरिजिन से जा रहा है, तो ओरिजिन से आपके पास जो y की लिमिट्स आएंगी वो कितनी आएगी, 0 टू 2x ओवर कितना आ गया, पाई। ये दिमाग में रखना है जब भी ट्राइंगल का क्वेश्चन आएगा स्टोक थ्योरम के अंदर, तो लिमिट्स हमेशा उस लाइन से लेनी है जो लाइन ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल हो। तो वो लाइन से आपने लिमिट्स जो है वो लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर
एक की लिमिट कांस्टेंट लेनी है, दूसरे की लिमिट वेरिएबल लेनी है, और वेरिएबल लिमिट्स लेने के लिए आपने सबसे पहले लाइन की इक्वेशन निकालोगे, वहाँ से y की वैल्यू इन दी फॉर्म ऑफ x निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट्स का ज़रा ध्यान रखना है। a की लिमिट वेरिएबल में आएगी, y की लिमिट जो है वो वेरिएबल फॉर्म में आ रही है हमारे पास। ठीक है, और x की लिमिट जो है वो कांस्टेंट में आ रही है। अब डबल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगाना है। जब a की लिमिट वेरिएबल में आ रही है, a की लिमिट कांस्टेंट में आ रही है, तो सबसे पहले हमने इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू उसकी करनी है जिसकी लिमिट्स हमारे पास वेरिएबल में आ रही है। तो यहाँ पर y की वेरिएबल में आ रही है, तो सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन करेंगे। 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y किया तो 1 आ गया। साइन x कांस्टेंट है, एज इट रहेगा, तो साइन x का कोफिशिएंट 1 आ रहा है, तो यहाँ पर 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y जो है वो y आ गया। फर्दर अपर और लोअर लिमिट फिल करोगे। लिमिट फिल करने के बाद सारा क्वेश्चन x में आ जाएगा, तो विद रिस्पेक्ट टू x हमने क्या करनी है, इंटीग्रेशन करनी है। तो यहाँ पर जब x के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करोगे, तो अब आपके पास जो है u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, +2 के अकॉर्डिंग, तो u एज इट v की इंटीग्रेशन और साथ में इसकी लिमिट फिल करनी है, माइनस इंटीग्रेशन u का डिफरेंशियल किया है, वो कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया, माइनस v की इंटीग्रेशन करनी है आपने, dx एज इट। फर्दर फिर से इनकी इंटीग्रेशन करोगे। इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट्स फिल करने के बाद आपके पास जब सारा आंसर प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास -π/4 + 2/π आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी के रिगार्डिंग है आपके पास। इंटीग्रेशन अंडर द सी एफ वेक्टर डॉट डी आर फॉर द एफ वेक्टर गिवन दे रखे हैं। बाउंड्री उन्होंने फिर से ट्राइंगल की बोली है। ठीक है, अब ट्राइंगल की आपको ऐसे भी बोल सकते हैं जिसके तीनों कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। अगर तीनों कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, 3D के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो यहाँ पर ज़रा ध्यान रखो, z तीनों के अंदर 0 आ रहा है। तो इन्होंने खुद z को कांस्टेंट नाम बोल के, xy प्लेन नाम बोल के इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर z को क्या कर दिया, 0। तो इसका मीनिंग z को 0 लिया है, तो इसका मीनिंग n वेक्टर की जो वैल्यू लेनी है वो आपने क्या लेनी है, k कैप लेनी है। ठीक है, या तो स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग दे सकते हैं या फिर आपको सिंपली 2D लिमिट्स के अंदर दे सकते हैं। तो क्वेश्चन तो वही रहना आपके पास। तो x और y की आपने लिमिट्स निकालनी है। तो लिमिट्स निकालने के लिए मैंने पहले भी बोला था कि लिमिट्स जब भी आपने निकालनी है तो उस लाइन की निकालनी है जो ना तो x एक्सिस के पैरेलल आ रही है ना ही y एक्सिस की, दैट इज़ वो क्या आ रही है हमारे पास, OB लाइन आ रही है। तो OB लाइन से आप x की लिमिट कांस्टेंट आ गई 0 to 1 और y की लिमिट के लिए लाइन की इक्वेशन निकालोगे, तो वहाँ से आपके पास अपर लिमिट y की आ जाएगी, लोअर लिमिट वो 0 ही जाएगी, क्योंकि एक पॉइंट हमेशा ओरिजिन दिया होता है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन खुद ट्राई करोगे और इसका आंसर 1/3 आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्वेश्चन है हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो है उसके अंदर हमारे पास दे रखे हैं पॉइंट्स दे रखे हैं a,0,0, 0,0, 0,c। अगर ध्यान से देखें तो ये हमारे पास जो है सॉरी ये टाइप नहीं है, ये मैंने बताया है कि आपको +2 का कॉन्सेप्ट ही बताया है कि अगर आपके पास 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ठीक है, a,0,0, 0,00 और 0,00, तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन जो थी वो हम +2 में निकालते थे डायरेक्ट। ठीक है, तो वो क्या आता था, x का कोऑर्डिनेट a दे रखा है, ठीक है, तो इसके नीचे x के नीचे कितना आ गया a, y के रिगार्डिंग b दे रखा है तो y के नीचे b आएगा, z के रिगार्डिंग c दे रखा है तो z के नीचे कितना आ जाएगा c। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन दे रखी है, इसका मीनिंग अगर ये 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो इसका मीनिंग इक्वेशन ऑफ क्या दे रखी है, प्लेन दे रखी है। ठीक है, तो सीधे ही प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हो यहाँ से। अगर आपको स्टोक थ्योरम की डेफिनेशन याद है तो वहाँ पर मैंने बताया था स्टोक थ्योरम की डेफिनेशन में स्टार्टिंग में ही कि जो n वेक्टर लेना है या n कैप लेना है वो हमारे पास क्या होता है, यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस s जो भी स्टेटमेंट में सरफेस गिवन दिया होगा वहाँ से यूनिट नॉर्मल सरफेस लेना है। कई बार तो उन्होंने z को बोल दिया 0 लेना है,
जहाँ z को कांस्टेंट वैल्यू दे दी, तो वहाँ पर तो सीधा ही n वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाती है, हमारे पास k कैप आ जाती है। ठीक है, तो कई क्वेश्चंस के अंदर उन्होंने कुछ नहीं बोला होता, तो फिर हमें n वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो n वेक्टर निकालने के लिए सरफेस की इक्वेशन जो भी गिवन दी होगी वहाँ से हम n यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे। जब हमने ग्रेडिएंट का टॉपिक किया था वहाँ पर हमने यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस फाइंड आउट किया था, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। जिस भी सरफेस का यूनिट नॉर्मल सरफेस आपने निकालना है तो ग्रेडिएंट एस, ठीक है, और उसी के ग्रेडिएंट एस का क्या निकालोगे, नीचे मैग्नीट्यूड वैल्यू, तो ये आपके पास यूनिट नॉर्मल वेक्टर बन जाएगा रिगार्डिंग टू द सरफेस एस। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और जो यूज़ होगा अगले क्वेश्चंस के अंदर वो है हमारे पास कि सर्कल की इक्वेशन जो है, ये भी +2 का कॉन्सेप्ट है, +1 +2 का कॉन्सेप्ट है। दैट इज सर्कल की इक्वेशन दे रखी है आपके पास x² + y² -2ax -2ay। तो सर्कल की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम होल स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड का क्या करते थे, यूज़ करते थे। उसको स्क्वायर कंप्लीटिंग के लिए क्या करते थे, x का जो कोफिशिएंट होता था उसको 2 के साथ डिवीज़न करना विद साइन, या दिमाग में रखना है विद साइन, और इसका कोफिशिएंट कितना आ रहा है, माइनस का 2a, उसको 2 के साथ डिवीज़न करोगे तो उसका स्क्वायर करोगे, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया आपके पास, तो बचा कितना, -a का स्क्वायर करोगे तो कितना आ गया, +a²। वो एक बार लेफ्ट साइड में ऐड करना, एक बार राइट हैंड साइड में ऐड करना, दोनों तरफ ऐड कर देना आपने। ऐसे ही y का होल स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए y के कोफिशिएंट जितना दिया है उसका भी आपने क्या करना है, 2 के साथ डिवीज़न करनी है। ठीक है, और उसका भी स्क्वायर क्या करना है, ऐड, उसका स्क्वायर भी कितना आ रहा है, a²। एक बार लेफ्ट साइड ऐड करोगे, एक बार राइट हैंड साइड से ऐड करोगे, तो यहाँ पर ये जो टर्म बन रही है वो x - a का होल स्क्वायर बन रहा है, और इधर y - a का होल स्क्वायर बन रहा है, और इधर बन रहा है आपके पास a² + a², दैट इज़ 2a² आ रहा है। तो यहाँ पर जो सेंटर बन रहा है वो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें तो सेंटर आ रहा है a, और रेडियस कितना आ रहा है, 2a² का, इसका स्क्वायर रूट ले लेना। तो जब आप स्क्वायर रूट लोगे दैट इज़ रेडियस कितना बन रहा है हमारे पास, रेडियस आ रहा है हमारे पास √2a आ रहा है, तो रेडियस। ठीक है, जब इसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास 2a² आ गया, दैट इज़ r स्क्वायर होता है यहाँ पर, तो r की वैल्यू क्या आ रही है, √2a आ रही है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, नेक्स्ट जो टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं ना उनके अंदर ये तीनों कॉन्सेप्ट जो होंगे वो यूज़ होंगे। अब नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन कर रहे हैं आ रहे हैं वो है टाइप 5th जो है अंडर द स्टोक्स थ्योरम आ रही है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इवेलुएट करना हमने इंटीग्रेशन अंडर द कर्व C। ठीक है, x + y dx 2x - z dy + y + z dz। अब यहाँ पर एफ फैक्टर नहीं दिया है तो एफ फैक्टर निकालना है। एफ फैक्टर के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पर dx आ रहा है वहाँ पर i कैप ले लेना है, यहाँ पर dy आ रहा है वहाँ पर j कैप ले लेना है, यहाँ पर dz आ रहा है वहाँ पर k कैप ले लेना है। अब देखो यहाँ पर जो आपके पास प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, उन्होंने खुद प्लेन नहीं बोला, तो यहाँ पर प्लेन की इक्वेशन दे रखी है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है a, 0 0 0, 0 0 0 0, c, तो यहाँ पर प्लेन की इक्वेशन x/a + y/b + z/c = कितना होता है, 1 होता है। तो वह यही कॉन्सेप्ट लगाना है +2 का आपने। तो यहाँ पर a की वैल्यू 2 दे रखी है, b की वैल्यू 3 दे रखी है, c की वैल्यू 6 दे रखी है, तो वो वैल्यू फिल कर दी। x/a y/b z/c = कितना आ गया, 1। फर्दर एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके प्लेन की इक्वेशन क्या निकल आई हमारे पास, 3x + 2y + z = 0। तो यहाँ पर मैंने प्लेन की इक्वेशन बना के भी बताई है, दैट इज़ x एक्सिस, ये y एक्सिस आ रहा है आपके पास, x एक्सिस और z एक्सिस, ये तीनों पॉइंट्स ले रखे हैं। तो यहाँ पर ये आपके पास जो है जो प्लेन की इक्वेशन होगी वो हमारे पास सरफेस की इक्वेशन आएगी। अब इस क्वेश्चन के अंदर z के बारे में कुछ नहीं बोला कि z कांस्टेंट लेना है या क्या करना है, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर आपने क्या करना है कि n वेक्टर खुद निकालना है। और n वेक्टर मैंने बताया था जब आपके पास कुछ नहीं दे रखा तो n वेक्टर कहाँ से निकालते हैं, ये ग्रेडिएंट के टॉपिक में भी किया था कि n वेक्टर जो होता है वो आपके पास यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस होता है। और यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस हम कैसे निकालते हैं, ग्रेडिएंट s को डिवाइड करते हैं ग्रेडिएंट s के मैग्नीट्यूड वैल्यू के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर जो इस क्वेश्चन के अंदर है हमारे पास सरफेस की इक्वेशन गिवन दे रखी है, तो यहाँ से सबसे पहले हम ग्रेडिएंट s निकालेंगे। अगर ग्रेडिएंट याद है कैसे निकालते हैं तो
हमारे पास एक्स वाले का पार्शियल डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी आई कैप के आई कैप लगाना 3/3x का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो 3 आ जाएगा आई कैप। वाई वाले का करना विद रिस्पेक्ट टू वाई तो 2y का 2 आ गया जे कैप। जेड का करना विद रिस्पेक्ट टू जेड तो जेड का विद रिस्पेक्ट टू जेड करोगे तो 1 आ गया इंटू के कैप -6 कॉन्स्टेंट है 0 बन जाएगा आपके पास। तो ग्रेडिएंट एस का मैग्नीट्यूड वैल्यू भी निकाली, मैग्नीट्यूड के लिए आई जे के कैप के कोफिशिएंट का क्या करना है स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया और 1 का स्क्वायर जो है वो 1 चला गया। तो इसकी वैल्यू जो बन रही है वो कितनी बन रही है मैग्नीट्यूड वैल्यू की अंडर कितना बन रहा है हमारे पास 14। तो यहाँ से एन वेक्टर निकालेंगे तो एन वेक्टर निकल आया हमारे पास। उसके बाद हमने क्या करना है यहाँ पर स्टॉक थ्योरम अप्लाई करनी है। तो स्टॉक थ्योरम में हमने किया था कि एफ वेक्टर सेपरेट करना, डी आर सेपरेट किया यहाँ पर और लास्ट में हमने क्या निकालना था एफ वेक्टर का क्या निकालना था कर्ल, और कर्ल निकालना है। कर्ल निकालने के बाद हमारे पास ये टर्म बचेगी और लास्ट में हमने एन वेक्टर जो खुद निकाला है, जितने भी हमने पिछले क्वेश्चन किए थे वहाँ पर एन वेक्टर हमारे पास क्या आया था के कैप आया था। तो के के साथ क्या कर पाते थे हम डॉट प्रोडक्ट निकाल देते थे, लेकिन यहाँ पर एन वेक्टर हमने खुद सरफेस की इक्वेशन से निकाला है। तो यहाँ पर डॉट आई की भी आई के साथ जाएगी, जे की जे के साथ जाएगी, के की के साथ। तो यहाँ पर फिलहाल जे कैप तो है नहीं है, आई की आई के साथ डॉट प्रोडक्ट जाएगी, के की के साथ डॉट प्रोडक्ट जाएगी और अंडर 14 कॉन्स्टेंट है तो उसको सीधा ही बाहर निकाले ना, वो बाहर आ गया आपके पास। तो आई की आई के से डॉट प्रोडक्ट निकाली 2 × 3 कितना आ गया 6, के साथ निकालोगे वो कितना आ जाएगा 1, 7/14 आ गया और यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन आ गई 1 अंडर द कर्व एस डी एस के साथ करना है। अब डी एस क्या था हमारे पास, जो सरफेस की इक्वेशन थी वो थी प्लेन की इक्वेशन, लेकिन हमें प्लेन की इक्वेशन तो होती है 3D के अंदर, लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेशन हमने डबल इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग ही करना है। तो इस केस के अंदर हमने z को क्या कर दिया है पुट कर दिया है 0। जब z को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बची 3x + 2y = कितना बचा 6। अब यहाँ से एक वेरिएबल की लिमिट जो है वो वेरिएबल की फॉर्म में लेके आएंगे और दूसरे की जो लिमिट है वो हम कांस्टेंट में लेके आएंगे। तो यहाँ से y की लिमिट निकाली हमने इन दी फॉर्म ऑफ वेरिएबल, दैट इज़ वो कितनी आई हमारे पास 0 to 6 - 3x ओवर कितना आ गया 2, और y की जो y को पुट कर दिया 0 तो x कितना आ जाएगा हमारे पास 3x = 6, x की लिमिट जो आ गई वो 0 to कितनी आ गई 2। तो यहाँ पर जो है वो हम वैल्यू फिल कर देंगे। एक चीज़ और याद रखनी है, यहाँ पर जितने भी पिछले क्वेश्चंस किए थे वहाँ पर हमने ds की वैल्यू नहीं ली थी, क्योंकि वहाँ पर सरफेस का आता था हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल आ जाता था, तो सीधा ही हम एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगा देते थे πr²। तो वहाँ पर हमें ds की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ये भी चीज़ आपने नोट करनी है, ds का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, ये हमने लाइन इंटीग्रल के अंदर किया था। ds का फॉर्मूला होता है dx/dy एन वेक्टर डॉट के कैप, जिसको हमने कांस्टेंट लिया है। ठीक है, यहाँ पर के कैप किसके रिगार्डिंग आना है, जिसको हमने कांस्टेंट किसको लिया हमने z को कांस्टेंट लिया है, z को 0 लिया है, तो इसलिए यहाँ पर के कैप आया है। dz को ख़त्म कर दिया क्योंकि z को हमने 0 लिया है। ठीक है, तो ds की वैल्यू जो आएगी वो dx dy एन वेक्टर डॉट एन के कैप, और एन कैप यहाँ पर क्या आएगा किसके रिगार्डिंग आएगा, जिसको हमने 0 लिया है। 0 किसको लिया हमने के कैप के अकॉर्डिंग, तो के कैप इंटू के कैप कितना आ गया 1, तो 1 एन कैप जो हमारे पास था वो कितना आया था 1/14 आया था, तो उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी तो वो वैल्यू चली जाएगी आपके पास ऊपर। तो यहाँ पर उसकी ds की वैल्यू भी यहाँ पर क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे, dy/dx कितना आ गया 114, तो वो 114 क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल हो गए यहाँ पर। ठीक है, 7/114 आ गया, तो यहाँ पर वैल्यू जो है फर्दर इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y और विद रिस्पेक्ट टू लास्ट में क्या करेंगे x के साथ। तो यहाँ पर ना मैंने डॉट प्रोडक्ट निकाल के बताइए, यहाँ वहाँ पर इतना क्लियर नहीं था। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट जब आप निकालोगे एन कैप की जो हमने पीछे निकाला था और के कैप के साथ निकालोगे वो कितनी आई थी 1/14 आई थी, वो वैल्यू यहाँ पर हमने dy/dx के अंदर वैल्यू फिल की थी इसकी यहाँ पर। ठीक है, ds के लिए dx/dy/n वेक्टर डॉट के कैप, वो इसकी वैल्यू यहाँ पर निकाली है, वो वैल्यू वहाँ पर फिल की थी। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास इसी के रिगार्डिंग अंडर द कर्व सी, फिर से एफ वेक्टर नहीं दे रखा तो एफ वेक्टर आपने खुद निकालना है।
और यहाँ पर जो कर्व सी दे रखा है वो देखो, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। सफियर के साथ एक प्लेन की इक्वेशन क्या दे रखी है, गिवन दे रखी है। उन्होंने क्या बोला है, सफियर जो है वो प्लेन के साथ क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ फिगर जो है वो इस टाइप की आपके पास बनेगी। तो यहाँ पर जो ये आपके पास जो सफियर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से प्लेन उसको क्या कर रहा है, यहाँ पर कट डाउन कर रहा है, ठीक है। तो प्लेन कट डाउन कर रहा है, प्लेन आपके पास क्या दे रखा है, एक्स प्लस जेड इक्वल टू कितना दे रखा है, ए। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर प्लेन के अंदर वाई क्या आ रहा है आपके पास, 0। तो इसलिए यहाँ पर जो पॉइंट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, a, 0 0 और जेड के लिए पॉइंट बनेगा आपके पास 0 0 a, क्योंकि y इसमें क्या है, इस प्लेन की इक्वेशन के अंदर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर भी आपके पास सबसे पहले एफ वेक्टर निकालेंगे। एफ वेक्टर निकालने के बाद उसका कर्ल निकाला। कर्ल निकालने के बाद हमें एन वेक्टर चाहिए। तो एन वेक्टर के लिए सेम प्रोसीजर है, जो आपके पास सरफेस की इक्वेशन दी है उसका ग्रेडियंट निकालोगे, ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड वैल्यू निकालोगे। तो एन वेक्टर जो है वो आपके पास यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस जो है एस जो होगा वो निकल आया आपके पास। और डी एस की वैल्यू मैंने बताई थी, डी एस की वैल्यू भी निकालनी होती है आपने। डी एस की वैल्यू क्या आएगी, डी एक्स डी वाई ओवर एन वेक्टर डॉट के कैप। तो एन वेक्टर की के कैप के साथ यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करवा दी, तो वहाँ से वैल्यू निकालेगी के के साथ डॉट प्रोडक्ट जो है वो 1 आ जाएगी। तो दैट इज़ 1/√2 चला जाएगा इसका। तो यहाँ पर जब आप स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करोगे तो यहाँ पर डी एस की वैल्यू भी फिल की, ठीक है, एन वेक्टर की वैल्यू भी फिल की है हमने यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैंने यहाँ पर अभी एन वेक्टर की वैल्यू फिल की है, यहाँ पर डी एस की वैल्यू अब फिलहाल फिल नहीं की। तो यहाँ पर आपके पास जो है एन वेक्टर की वैल्यू फिल की है, कर्ल एफ की फिल की है। तो यहाँ पर इसकी डॉट प्रोडक्ट निकाली है, यहाँ पर डी एस आ गया। फर्दर यहाँ पर डी एस की जो वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी वो फिल करनी थी। तो वहाँ से या तो फिल करके भी निकाल सकते हो या सीधा ही यहाँ पर फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी क्या दे रखा है हमारे पास, सफियर दे रखा है। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास प्लेन की इक्वेशन दे रखी थी, तो यहाँ पिछले क्वेश्चन में हमारे पास सरफेस की इक्वेशन जो है थी वो प्लेन की इक्वेशन दे रखी थी, वहाँ से हम नहीं निकाल पाएंगे तो एरिया। तो इसलिए यहाँ पर एरिया खुद सिंपली आप निकाल सकते हो, जेड को 0 पुट करके। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा आपके पास, पाई आर स्क्वायर, जिसका रेडियस कितना आ रहा है हमारे पास ए। तो इस मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, या फिर डीएस की वैल्यू फिल करके भी आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। और लास्ट क्वेश्चन है स्टोक्स थ्योरम का, तो एवेल्युएट करना है अंडर द कर्व सी वाई डी एक्स जेड डी वाई एक्स डी जेड। तो ये क्वेश्चन फिर से क्या आ गया आपके पास जो है स्टोक्स थ्योरम का, ठीक है। तो स्टोक्स थ्योरम के लिए अंडर उन्होंने फिर से क्या बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2ay इक्वल टू 0। ये सरफेस की इक्वेशन दे रखी है और इधर प्लेन की इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई 2a, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो वही सफ़ेयर की इक्वेशन बनानी है, जैसे मैंने आपको बताया था स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड अप्लाई करना है। तो स्क्वायर कंप्लीटिंग करके यहाँ से रेडियस की वैल्यू कितनी निकाली है हमने, √2a। तो सरफेस की इक्वेशन क्या दे रखी है आपके पास, प्लेन की जो थी x प्लस वाई इक्वल टू 2a। तो वहाँ से एन वेक्टर निकाला है, दैट इज़ उसका ग्रेडियंट s निकाला है, ग्रेडियंट s का क्या निकाला है, मैग्नीट्यूड वैल्यू, और दोनों को डिवाइड करके हमने एन वेक्टर निकाला है। फर्दर स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। स्टोक्स थ्योरम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कर्ल f निकाला है, ठीक है। तो कर्ल f निकालने के बाद हमने स्टोक्स थ्योरम अप्लाई की, एन वेक्टर की यहाँ पर वैल्यू फिल की। अब एन वेक्टर में हमारे पास आई कैप और जे कैप दोनों ही आ रहे हैं, तो इसलिए आई कैप की आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट जाएगी, जे की जे के साथ डॉट प्रोडक्ट जाएगी। तो वो उसको सोल्व करके हमारे पास कितना आ रहा है, माइनस का 2 बाहर आ गया और इधर कितना आ रहा है, डी एस, ठीक है। अब डी एस सरफेस यहाँ पर जो गिवन था वो हमारे पास क्या था, सफियर था। तो सफियर में जेड को जब आप 0 पुट करोगे यहाँ पर, तो आपके पास सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी जिसका रेडियस कितना आ रहा है, 102a आ रहा है। तो सीधा यहाँ पर पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो। तो रेडियस की वैल्यू फिल करके आपके पास जो है वो आंसर बन जाएगा। आंसर जो है वो इसका बनेगा -2 × √2 पाई a स्क्वायर।